देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। राना सनाउल्लाह की धमकी, हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल और नई टीम पुराने खिलाड़ी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है। हमने ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा, कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। बार बार ये बात चलती है जी, शुगर माफिया शुगर माफिया। तीनों FIR में कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन को ऊपर शुगर का केस चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। जिस मुल्क या रियासत में कानून कमजोर हो जाए वहां माफियाज ताकतवर हो जाते हैं। माफियाज अपनी बात मनवाते हैं, माफियाज कानून को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जो बात ना माने उसे धमकियां देते हैं। पंजाब हुकूमत ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह को गैर कानूनी करार दिया तो नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर को धमकियां दे डाली कि उन्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये मामला कानूनी है और अदालत इस पर स्टे भी दे चुकी है। राना सनाउल्लाह की तरफ से सरकारी अफसरों को यूं धमकियां देना माफिया का तरीका नहीं तो फिर और क्या है। इस धमकी के बाद हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया है। अब दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को वजीर आजम इमरान खान खुद एक माफिया समझते हैं कि वो शुगर माफिया हैं, इस कार्टेल का हिस्सा हैं जिसने आवाम की जेबों से 140 अरब रुपए निकाल लिए। लेकिन हैरान कुन तजाद ये है कि ये माफिया हुकूमत को सियासी ताकत दिखा रहा है, सख्त कदम उठाने की धमकियां दे रहा है। इस माफिया के साथ मौजूद लोग वजीर आजम से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और वजीर आजम इमरान खान भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। धमकियों की ये अफसोसनाक दास्तान यही खत्म नहीं होती। कुछ इसी तरह की धमकियां आपको याद होगा कि खान साहब भी धरने के दौरान पुलिस अफसरों को दे चुके हैं। प्रोग्राम में भी इस पर हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं शहरयार आफरीदी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और PMLN से हमें अता तारड़ साहब ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, मैं थोड़ी सी बात जरा शहबाज शरीफ के मामले के ऊपर करना चाह रही हूं, जिस उनके केस ने जो एक नया मोड़ लिया है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल हैं इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, शहबाज शरीफ की जमानत का ऐलान हो गया और उसके बाद आपके इल्म में है कि एक जज ने इख्तिलाफी नोट लिखा है और मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इस वक्त है, तो अब फैसला जो है वो रेफरी जज करेंगे। सर, ये क्या माजरा है और क्या हमारी जो अदालती तारीख है उसमें ऐसी पहली कोई एग्जाम्पल मिलती है हमें? जी नहीं, ऐसी कोई एग्जाम्पल पहले मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसी चीज हुई नहीं है। हुआ ये करता था पहले कि जब भी बेल ऑर्डर हाई कोर्ट अनाउंस करता है या सुप्रीम कोर्ट, तो कभी भी नहीं हुआ कि बेल ऑर्डर की अनाउंसमेंट हो जाए और बाद में ऑर्डर जो है वो उसके मुताबिक ना और ऑर्डर में कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए जज साहिबान के दरमियान। इस तरह की चीज कभी हुई नहीं थी और मैं समझता हूँ अब भी जो चीज हुई है ये एक गैर मामूली चीज हुई है। ठीक, तो सर अब जो रेफरी जज फैसला करेंगे वही काबिल कबूल समझा जाएगा और अगर वो जमानत के खिलाफ फैसला करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? शहबाज शरीफ की जमानत नहीं हो सकेगी? देखें, इस तरह के केसेस में अगर जमानत तो मेरा ख्याल है उनकी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग व्यू सामने आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि उनको जमानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट की थी वो भी यही थी कि उनकी जमानत हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि रेफरी जज जो है वो कोई उससे डिफरेंट कोई फैसला करेंगे और ये समझ मुझे अभी खुद भी नहीं आ रही, क्योंकि 2 जजेस ने पहले केस सुना है। अगर उनमें इख्तिलाफ था भी तो तरीका उसका ये होता है कि एक और जज उसमें शामिल कर दिया जाता है और 3 जजेस जो है फिर वो फैसला देते हैं, एक बेंच बनता है। तो अगर 3 जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो जो चीजें देखने वाली होंगी जज साहिबान के लिए, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आया वो जो केस शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है वो आया मेरिट्स पर वो केस सही है या उसमें कोई कमजोरी है या उसमें कोई वीकनेस है केस में, या वो केस ऐसा नहीं है जिससे कि आप शहबाज शरीफ को लिंक कर सकें। तो ये चीज हाई कोर्ट के जज साहिबान को डिटरमिन करनी पड़ेगी, उसके रीजंस देने पड़ेंगे। और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के केस में अगर आप उनकी उम्र का जायजा लें या उनकी और जो सेहत है वो हालात का जायजा लें, तो
ये भी अच्छी ग्राउंड बन सकती है बेल की कि अगर एक शख्स की उम्र 65 से ज्यादा हो, तो शहबाज साहब जो हैं वो तो उनकी उम्र 70 है जी, तो उस वजह से भी उनको मैं समझता हूँ बेल मिल जानी चाहिए। और उसके अलावा अगर वो एक लीडर है हमारी अपोजिशन के, तो ये भी एक ऐसी चीज है कि बहुत सारा एहतसाब जो है वो हमारे जो पॉलिटिकल जो एलीट है, वो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है उनका हुआ है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ताबीर किया। तो ये भी एक ग्राउंड है कि अगर वाकई ये केसेस इसलिए बनाए गए हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी कोई दुरुस्त बात नहीं है और ये ग्राउंड बन सकती है बेल के ग्रांट करने की। तो ये सारी चीजें तीनों जजेस को देखनी होगी। इरफान कादिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अब प्रोग्राम में बाकी इश्यूज पे बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ भी। शहरियार आफरीदी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपकी हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया है, तो मुकदमा तो हो, लेकिन क्या ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। पारिस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक आम आदमी अगर कोई ऐसी बात कहे तो आप उसको बाईपास भी कर सकते हैं और उसको उसकी सोच के मुताबिक कि ये आम पाकिस्तानी है, तकलीफ इसको ज़रूर है, शायद इसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रिश्ते, एक बाप अगर गलती करता है, एक आलिम करता है, इसी तरह एक सीनियर लेवल का ऑफिसर और एक फिर पार्लियामेंटेरियन जो मिनिस्टर रहा हो, जो एक पार्टी की बुनियाद हो, और उनके हवाले से पंजाब में माजी में जो कुछ हुआ, मैं उनमें डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आबिद शेर अली के वालिद साहब क्या कहते रहे, फिर मॉडल टाउन में क्या हुआ, फिर CNS कोर्ट मुकदमा बन सकता है। वैसे अगर माजी के उनके आप बयान देख लें जो धरने के वक्त में कंटेनर्स पे दिए गए थे। नोबडी इज अबव लॉ। लेकिन एक मेरी एक चीज ज़हन में रखें, जब CNS कोर्ट की बात आए जिसमें 15 किलो जी, उसके हवाले से तमाम चीज़ों का जब हम नटशेल निकालते हैं तो उसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि हम सब की इखलाकी जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया था पाकिस्तान आर्मी के हवाले से कि अफगानिस्तान से सीखो, फिर इसी तरह मियां नवाज शरीफ और बाकियों ने मुख्तलिफ लेवल पर ये जो राना सनाउल्लाह ने किया है, ये इसलिए नाकाबिल माफ़ी है कि आप अगर वाकई रायविंड के हवाले से, जाती उम्रा के हवाले से, या किसी भी हवाले से आप अदालतों का मुकाबला करें, फैसला जो भी अदालत देगी हमें भी कबूल होगा, आपको भी कबूल होगा। अब सवाल ये कि आप चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को और तमाम लोगों को और उनकी औलादों तक को क्या मैसेज है? जो बाइख्तियार लोग हैं, जो वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं, रियासत, रिट ऑफ द स्टेट किसने कायम करनी होती है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इतने सीनियर लेवल, इससे पहले जावेद लतीफ साहब का बयान भी आपने देखा। देखिए, कुछ बयानात, अब मैं या कोई और, हम नाकाबिले माफ़ी हैं। जब रियासत के हवाले से, इदारों के हवाले से, जब मैं रिट ऑफ द स्टेट अपनी AC, DC, पटवारी, गिरदावर, SHO, हर एक इस सरकार का जिम्मेदार अफसर है, उसकी इज्जत मुझ पर फर्ज है। लेकिन आई कैनॉट इन एनी कैपेसिटी चैलेंज देम। अगर मुझे उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी ओवरऑल अप्रोच बायस लगती है तो कोर्ट ऑफ लॉ है। इस वक्त जो आप मुकदमा बना रहे हैं ना, ये जमीन जो है वो 90 की दिहाई में खरीदी गई थी सर, रायवंड वाली अराजी की मैं बात कर रही हूँ। उस वक्त जनाब मुशर्रफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल हुकूमत रही थी, चाहे 50 साल की हुकूमत हो, आपको कैसे पता चला महकमा औकाफ से जमीन ले ली? प्राइम मिनिस्टर ने माफियाज को चैलेंज किया है। इंशाल्लाह हम इसको मंतक के अंजाम तक लेके जाएंगे। इस मुल्क के जितने बड़े लोग हैं, अच्छी बात है, नोबडी इज अबव लॉ। देखिए, अगर बैरिया इनक्लेव में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बड़े बड़े लोगों से जमीनें वापस की गई हैं, स्टेट लैंड, मेरा सवाल ये है, अगर ये जमीन इनकी जेन्युइन है तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करें। सही, उन्होंने तो वो चले गए अदालत। 27 अप्रैल को अदालत ने जवाब तलब कर लिया है सर, और थ्रेट्स और आप जैसे लोगों को बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ ऐलान जंग, आप भी कहते हैं कि जी मुकदमा रियासत बनाएगी। पता है क्या है उनका दावा? यह है कि पंजाब हुकूमत ने जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें रद्दो बदल किया। अगर ये आफरीदी साहब साबित हो गया ना तो ये संगीन जुर्म है। अदालत में लेके जाएं और जिसने किया उसको इबरत निशान। एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर ने बनी गाला का 1-1 रुपए मनी ट्रेल दिया, क्या वो भागे?
आई एम आस्किंग यू, जी। ये क्यों Regularize भी हुआ ना वो। ये लोग अदालतों में लेके जाते हैं, मेरी पेशी है जी, साथ में फौजें लेके जाते हैं, इन अ डिग्निफाइड मैनर कोर्ट का मुकाबला ये करें। तो आप सभी कर रहे हैं सर। जी। जहांगीर तरीन नहीं जाते जत्थे को लेकर? अब वो जब जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन किससे लिया? इस गवर्नमेंट ने लिया ना। बिल्कुल, तो FIA फिर तो वाई यू आर एसोसिएटिंग इमरान खान? आप वजीर आजम की बार बार बात करें, वजीर आजम माफियाज और कार्टेल्स के खिलाफ है। सप्तान साहब, आजम स्वाति साहब, परवेज खटक के खिलाफ मुकदमे बने, अलीम खान अरेस्ट हुए थे 2019 में। नोबडी इज अबव लॉ। खुदा के लिए खान साहब के खिलाफ मुकदमा नहीं बना वैसे, जो उन्होंने कंटेनर पे बातें की थी, जो वो बात धमकियां दे रहे थे। अदालतें आजाद है, अभी भी लेके जाएं। कितने केसेस मेरे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्होंने नहीं बनाए? एक कोर्ट ऑफ लॉ बताएं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कहां कहां पे मेरे प्राइम मिनिस्टर? अभी जहांगीर तरीन का जिक्र किया, वजीर आजम कहते हैं कि वो कार्टेल्स और जो माफियाज हैं उनके खिलाफ हैं। अब यही जहांगीर तरीन जो हैं वो वजीर आजम से उनके साथी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम ने भी सिग्नल दे दिया, वजीर आजम माफियाज से मुलाकात करेंगे। एक मिनट देखिए, मेरी बात सुने। जो 22 कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान थे जो जहांगीर तरीन साहब के साथ मिले, जहांगीर तरीन साहब ने क्या क्या कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं और रहूंगा और मैं अदालतों का मुकाबला करूंगा। अब मेरा पार्टी का MNA MPA मेरे प्राइम मिनिस्टर से मिले और प्राइम मिनिस्टर ने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ पहले दिन से, जब से ये शुगर माफिया में नाम आया, उनको कहा कि भाई क्लियर योरसेल्फ। माफिया है, और आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि जहांगीर तरीन माफिया है। देखिए ना ना ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने पारिस। मैंने 100 दफा चलाएं, मैं 100 दफा चलाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शुगर माफिया के FIA की रिपोर्ट के मुताबिक जिन जिन के नाम आए हैं, उस माफिया में तमाम जो 22 या 20 जितने लोग हैं, उनको अपने आप को क्लियर करना है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो आगे का अपना लाहे अमल देंगे। वो क्या चीज ऐसी है जो सामने ला सकते हैं? देखिए पारिस, क्या इंतहाई कदम उठा सकते हैं? इमरान खान थ्रेट्स में नहीं आते। इमरान खान को कोई 100 दफा पंजाब की ऑपोजिशन के साथ 20 MPAs जो KPK में फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब हम यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीते, मेरे प्राइम मिनिस्टर में मॉरल करेज थी। ये आए बाएं शाही वाली सोच नहीं, जिसने जो करना है करे। मेरा प्राइम मिनिस्टर ना कॉम्प्रोमाइज। आपका इम्तिहान है ये। वजीर आजम ने मुलाकात के लिए तो सिग्नल दे दिया है। मेरा प्राइम मिनिस्टर माफियाज को आप डील करेंगे उनके साथ, ये देखा जाएगा। साहब सर, क्यों माफियाज जैसे आप काम करते हैं सर? वजीर आजम वैसे ही मुश्किल से आप लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। अब ये जो जाती उम्रा का मामला है, अदालत ने तय करना है। अगर आप लोग हक पर हैं तो सर ये धमकियां क्यों दी जा रही है? फिर इसीलिए वजीर आजम कहते हैं कि आप माफिया हैं। पारो साहिबा, बहुत शुक्रिया। मैंने बड़ी तहम्मुल से ऑनरेबल अफरीदी साहब की बात सुनी। वो जालिब ने कहा था कि आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता। प्रॉब्लम ये है कि तमाम तर माफियाज, वो चाहे चीनी का कार्टेल हो, वो आटा माफिया हो, वो बिजली के कारखानों के मालिक हो, वो अद्वियात के कारोबार करने वाले लोग हों, ये हम लोग काबीना में शामिल है। और अफसोसनाक अमर ये है कि नदीम बाबर को घर भेजा गया है। पूरी दुनिया को पता है उसके IPPs हैं। पूरी दुनिया को पता है कि वो बिजली के कारखानों का मालिक है। किधर गई आपकी IPPs की रिपोर्ट? किधर गई आपकी डेट कमीशन की रिपोर्ट? होता क्या है, एक चीज को खोदते हैं, जब उसमें से अपने नाम निकल आए तो उसको ब्रश अंडर द कारपेट कर दिया जाता है। जी आज तक आमिर कियानी पे अद्वियात का मुकदमा कायम किया गया, काबीना से फारिग किया। इसलिए किया कि वो गलत था, इसलिए किया कि उसके खिलाफ सबूत मिल गए थे, मगर उसको सेक्रेटरी जनरल लगा दिया गया। और ये चीनी का मामला बहुत सिंपल है, इसको बहुत उलझा दिया गया है। ठीक। और इसमें मैं माजरत के साथ मीडिया के भी हमारे जो लोग हैं उन्होंने भी इसको बहुत उलझाया है। ये पिछले 2 साल की कहानी है। ये बड़ी सिंपल है कि मुल्क खुदादाद में, पाकिस्तान में चीनी की किल्लत थी। एक साल ऐसा आया कि जिसके अंदर पैदावार कम थी, मांग ज्यादा थी। जहांगीर खान तरीन कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करता, जहांगीर खान तरीन कैबिनेट का मेंबर नहीं है। ठीक। मुझे बताइए कि किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट करने की इजाजत इमरान खान और उनकी काबीना ने दी कि नहीं दी? हाँ या ना में बताइए। इसका जवाब है हाँ। किल्लत थी, फिर भी बाहर भेजी गई, मजीद किल्लत पैदा की गई, कीमतें आसमान पे चलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जहांगीर तरीन की बात कर रहे हैं तो जरा क्लियर कर दीजिएगा सर, जो कुछ जहांगीर तरीन के खिलाफ हो रहा है तारड़ साहब, ये एहतसाब है या फिर आप साजिश समझते हैं? चूंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जो अपोजिशन है ना, उनके दिल में अचानक जहांगीर तरीन के लिए बड़ा प्यार जाग गया है। तो ये 3 अरब की सब्सिडी दे दी बुजदार ने, किल्लत के बावजूद, हर चीज के बावजूद कि जी एक्सपोर्ट पे सब्सिडी आप ले लें।
और अरबोंपति लोगों को ये पैसा सरकार का एक माले गनीमत समझ के बहा दिया गया। अब ये जो एफआईए का केस है, एफआईए का केस क्या होता है पारस साहिबा, मुझे बताइए ना। उसमें क्या 90 दिन का रिमांड है? क्या एफआईए के तहत ट्रायल कोर्ट को बेल का हक हासिल नहीं है? ये सब फ्रॉड है, ये सब ड्रामा किया जा रहा है। एफआईए की पेशियों पे ऐसे खड़े हुए हैं जिस तरह पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई कत्ल की फर्दे जुर्म आयद हो गई हो। ये एफआईए का मुकदमा कोई मुकदमा नहीं है। उस एफआईआर के अंदर चीनी की कीमत का जिक्र तक नहीं है। जी, ये खुद जहांगीर मजा तब आता, पता तब लगता कि जब वजीर आजम को नैब का कॉल अप नोटिस जाता, ठीक, और कॉल अप नोटिस बुजदार को जाता और आजम खान को जाता और ईसीसी के मेंबरान को जाता, ठीक है, और पूछा जाता कि जनाब आपने ये चीनी का स्कैंडल किया, इसका जवाब दें। कोई पूछने वाला नहीं है। नैब में जहां 90 दिन का रिमांड होता है, जहां पे ट्रायल कोर्ट के पास बेल का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक, हमने तो मुकदमा जहांगीर तरीन के हवाले से आपने बात की जरा, लेकिन जो मैंने पहले सवाल किया था अब जरा उसके ऊपर आ जाएंगे। सर, आप खुद कहते हैं कि मुकदमा शहजाद अकबर बनवा रहे हैं, फिर आपने कमिश्नर लाहौर और चीफ सेक्रेटरी को धमकियां क्यों दी हैं? सर, जब उनका कोई कसूर नहीं है तो फिर ये इखलाकियात और कौन सी कानून की किताब के मुताबिक आपने धमकियां दी? इस पे मेरा व्यू बड़ा क्लियर है कि एक कोर्ट ऑर्डर के बावजूद शहजाद अकबर अफसरान को मजबूर करता है और शहजाद अकबर अफसरान को कहता है कि स्टे ऑर्डर को मत देखो। खोखर बरादरान के साथ क्या हुआ, मैंने अभी जो स्टे ऑर्डर लिया मैंने खुद लिया है, 27/4 तक उसकी तारीख है। मैंने टाइटल डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं और मैं एक और इंकशाफ करने जा रहा हूँ जी। और मैं शरियार अफरीदी साहब की मौजूदगी में अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ कि रायविंड अराजी का केस एक गुमनाम दरखास्त पे आया है। मुझे कोई बंदा कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, पंजाब का लॉ मिनिस्टर राजा बशारत, पंजाब के एसएमबीआर बाबर हयात तारड़, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, लाहौर का डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक, मुझे कोई बंदा कॉन्ट्रडिक्ट कर दे कि ये गुमनाम दरखास्त पे नहीं है, ये गुमनाम मैं सियासत छोड़ दूंगा। धमकियों को जस्टिफाई करती है चीज। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सर, आपको एतराज क्या है कमिश्नर लाहौर और चीफ सेक्रेटरी से? क्योंकि देखें ये तो हुकूमत है तो घर की कानूनी हैसियत पे सवाल उसी तरफ आ रहा था। 100% कानूनी मामला है। मुझे ये एतराज है कि सरकारी अफसरान सरकार से तनख्वाह लेते हैं, अच्छा, वो टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, वो स्टेट के मुलाजिम हैं, वो किसी इमरान खान के मुलाजिम नहीं है, वो किसी सियासी जमात के मुलाजिम नहीं है। आपको गैर कानूनी ऑर्डर आता है, खड़े हो, इनकार करें, कहें हमने नहीं करना। मगर मैं ये समझता हूं, तो गुस्सा ये है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही आपकी। किसी के बच्चों के बारे में मैं अगर अर्ज कर दूं जी, किसी के बच्चों के बारे में, किसी के खानदान के बारे में थ्रेट, उसको मैं अच्छा नहीं समझता। ठीक है, ये मेरी राय है। मगर सरकारी अफसरान को चाहिए कि वो खड़े हों और गैर कानूनी ऑर्डर मानने से इनकार करें। और अभी जो अफरीदी साहब फरमा रहे थे, मुझे बड़ा प्यार आया इन पे कि जब पार्लियामेंट हाउस के ग्राउंड में कब्रें खोदी जा रही थी, पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा जा रहा था, जब कहा जा रहा था कि आईजी को अपने हाथ से फांसी दूंगा, जब कहा जा रहा था कि ठोक दो, मार दो, फेंटी लगा दो, गिरेबान से घसीटो, शलवारें गीली हो गई, इनको कीलों से मारो, इनको डंडों से मारो, तो वो तो एक जमात के सरबराह गालिबन हमले का केस तो बनाया था ना, अदालत ने बरी कर दिया फिर उसमें। ठीक है, if I'm not mistaken। ठीक, मैं से जरा चौधरी मंजूर साहब की तरफ चलती हूं। बाद में रिस्पॉन्ड करूंगा जी जरूर कीजिएगा। चौधरी मंजूर साहब, सर ये हुकूमत ने राना सनाउल्लाह पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान किया है, पहले जरा ये बताइएगा आपके ख्याल में ये दुरुस्त है और क्या राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए पीपल्स पार्टी के ख्याल में? मैं एक तजिया, मुझे नहीं, कुछ दिनों से मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान एक किसी खौफनाक तसादम की तरफ बढ़ रहा है। जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब रियासत बहरान नीचे से हिट करता है तो ना सिर्फ रियासती इदारे आपस में फट जाते हैं, बल्कि रूलिंग क्लासेस जो होती हैं वो बहुत खौफनाक तरीके से बाहम दस्तो गिरेबां हो जाती हैं। ये मुझे मतलब सामने बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है एक बतौर एक सियासियात के तालिब इल्म के तौर पर। दूसरी बात ये है जो आपका सवाल है, अलमिया ये हो गया है कि इस वक्त ये केस स्पेशली जो मियाँ साहब के घर वाला है ये बहुत ख़राब हो गया। इसको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत थोड़े से होश के नाखुन ले और अगर उनके पास कोई एविडेंस मौजूद है तो उसको अदालत में ले जाए।
अदालत से ऑर्डर ले, जो कुछ भी उसने करना है, क्योंकि अब इसको कोई नहीं मानेगा कि आपने दुरुस्त तौर पर जो भी किया है दुरुस्त तौर पर किया है। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हुए तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने जवाब में ले आएंगे और अदालत से ऑर्डर लेकर बेशक जो मर्जी कर दे, जो अदालत ऑर्डर करे उसके मुताबिक फैसला कर दे। एक दूसरा, मैं नहीं समझता ये जो थ्रेट्स हुई हैं ना आज ठीक है ना कल ठीक थी जी। और अगर केस बनेगा आज बनेगा तो फिर कल वाले पे भी बनेगा। ठीक है सर। सो मेरा ख्याल है दोनों साइड से थोड़ा सा टेम्परेचर को लो करें और चीजों को मतलब बहुत पर्सनलाइज मंजूर साहब, नून लीग कह रही है जैसे कि ये कहना इंतकामी, कि अगर आज हमारा घर गिरेगा तो कल, आप ठीक कह रहे हैं कल बनी गाला भी गिरेगा तो कल सर नून लीग कह रही है हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। चौधरी मंजूर साहब, आप समझते हैं जो मुकदमा जहांगीर तरीन के खिलाफ बना है वो भी इंतकामी कार्रवाई है सर? नहीं, देखिए उसमें कुछ जरूर है। प्रॉब्लम ये है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो तारर साहब की बात से मैं पार्शली इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए बाकियों के खिलाफ भी यही थे। मसलन जो ओमनी ग्रुप पे केसेस थे वो भी यही थे, सेम यही केसेस थे। उनको उठाया जाता है पहले और फिर केसेस बनाए जाते हैं। 2-2 साल जेलों में पड़े रहे हैं, वो मिलें बंद रही हैं उनकी। तो एक तो अगर एक जैसे केसेस हैं तो मेरा हमेशा ये है पहले मुझे बेशक गिरफ्तार कर लें, लेकिन उस पर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। नैब अगर नैब ले रही है तो फिर सबके केसेस नैब ले, अगर एफआईए और बैंकिंग कोर्ट ले रही है तो सबके केसेस। ये मेन डिबेट थी हमारे वकला की, उधर जरदारी साहब के वकला की, कि नैब का केस नहीं बनता, ये पहले बैंकिंग कोर्ट का बनता है और फिर एफआईए का बनता है अगर कोई गलत हुई है। लेकिन उधर उनकी कोई किसी ने बात नहीं मानी, अब यहाँ पे ये इधर ले आए हैं। एक बात। दूसरी बात, जहांगीर तरीन को भी अगर वो जो कह रहे हैं तो फिर उनको भी इंसाफ चाहिए। मेरे वो मुखालिफ ही सही जी, लेकिन अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल उनको इंसाफ चाहिए, लेकिन अगर कुछ किया है तो फिर बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। ना रहीम यार खान गुलूब को मिलनी चाहिए, ना दरिशक को मिलनी चाहिए, ना तादला वाला को मिलनी चाहिए, ये जितने भी है ना हुमायूं अख्तर को मिलनी चाहिए। जी सर, जहांगीर तरीन के लिए खास हमदर्दी की वजह क्या है? शुगर ग्रुप्स के 2019 में अलीम खान भी गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। और जहांगीर तरीन से राब्तों की कैसी सूरत हाल जा रही है आपके? उसके साथ क्या क्या हुआ? अलीम खान के खिलाफ क्या हुआ है? गिरफ्तार हुए थे ना वो 2019 में, की हिरासत में रहे। मैं तो उस वक्त भी कहता रहा हूँ 180 दिन की हिरासत थी उनकी, मेरा ख्याल है गालिबन टोटल, जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, उसमें से 160 दिन जो हैं वो असेंबली में रहे और रात को सुबह आ जाते थे, रात को 12 बजे जाते थे। तो क्या हुआ उनके खिलाफ? सप्तान के खिलाफ क्या केस है? किसी को पता है कि किधर है बीआरटी, किधर है मालम जबा, किधर है खैबर बैंक, किधर है सोनामी ट्री, किधर है फेक अकाउंट्स, फेक स्टूडेंट्स के, ये सारे केसेस किधर हैं? किधर है चीनी का, किधर है आटे का, किधर है दवाइयों का स्कैंडल, किधर है आईपीपीस का स्कैंडल? मुझे एक बात बताएंगे प्लीज, किधर है? वज़ीर आज़म को मालूम है ना शफल करके कह रहे हैं कि ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त जहांगीर तरीन के खिलाफ अरकान असेंबली जो है बड़ी तादाद में पीटीआई के जुड़े हुए हैं और ज्यादातर वो है जिनको जहांगीर तरीन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेके आए थे। चौधरी मंजूर साहब, ये सब जानते हुए आपके ख्याल में इमरान खान क्यों अपनी हुकूमत के लिए फिर खतरा पैदा कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो बाहर आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कल उन्होंने एक टर्न लिया कि अगर ये नहीं किया जाता तो हम भी कोई दूसरा रास्ता लेंगे और रुख करेंगे। और अगर ये पीडीएम ना तोड़ी जाती, मसलन मैं आपको एक प्रपोजिशन रख रहा हूँ, ये शायद खान अब्बासी और ये सारे मिलकर पीडीएम ना तोड़ते तो आज तो दोनों हुकूमतें ना होती आज। ठीक, लेकिन चौधरी मंजूर साहब, आप नहीं समझते कि वजीर आजम कार्टेल और माफियाज के खिलाफ बात करते हैं कि इनके खिलाफ जो है वो लड़ना चाहिए, निकलना चाहिए, इनको खत्म होना चाहिए, तो कार्रवाई नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ, चाहे वो लैंड माफिया हो या फिर खुराक का माफिया हो या मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा ले जाने का माफिया? को आप गोद में बिठाकर तो नहीं लड़ सकते। कहते हैं ताकतवर आपके दौर में हुए और नून लीग के दौर में हुए थे। एक रात में 25 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता है और किसी पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा था, 1 घंटे बाद सारे मुल्क में पेट्रोल की किल्लत खत्म हो जाती है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम था, उसको कितनी देर बिठाए रखा, क्यों बिठाए रखा? फिर बिजली का, अब ये पहले कासिम शहजाद को लेकर आए, फिर नदीम बाबर को दे दिया, अब वो इबराज ग्रुप, वो जो आरिफ नकवी है जो उधर गिरफ्तार है, उनका नुमाइंदा है ताबिश गौर, उनको दे दिया।
तो ये तो सारे कार्टल्स हैं, खुद कार्टल्स हैं, इनके नुमाइंदे आप उठा कर हुकूमतों में डाल रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। और जो अमलन इस वक्त जो हालत है हुकूमत की, जी सर, हुकूमत की, वो गैर मुंतखब लोगों के पास सारे इख्तियारात हैं। शायर यार अफरीदी या इन जैसे लोगों को बिठाया हुआ है, किसी को कश्मीर कमेटी में बिठाया हुआ है, किसी को कहीं बिठाया हुआ है। तो ये सारे अली मोहम्मद खान है जो मेरा इनसे इख्तिलाफ है, मेरा इन दोनों से पारस, मेरा इन दोनों से सख्त इख्तिलाफ है। मैं इनकी पॉलिसी से, इनकी सारी चीज़ों से इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि ये बुनियादी जेन्युइन लोग हैं पीटीआई के, इनके साथ क्या हशर हो रहा है। जी हाफिज साहब, थैंक यू पारिस। अभी आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। तारिक साहब के साथ मेरा पहला प्रोग्राम है, मैं इनको ऑब्जर्व करता रहा हूँ एंड आई हैव हर्ड के माशाल्लाह बड़े कल्चर्ड हैं, ही इज़ लॉयर बाय प्रोफेशन जी, और इनकी गुफ्तगू और अल्फाज भी बड़े माशाल्लाह नपे तुले। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, आपने सिसिलियन माफिया इमरान खान, और हमने तो नहीं कहा था, फिर ये जो नवाज शरीफ का फियास्को हुआ पनामा में, मैं उसमें कुछ नहीं चाहूँगा, फिर ये जो टीटी सिस्टम शुरू हुआ, रेडी वाले, कुल्फे वाले, फलाना ढिमकाना, उसमें भी मैं चुप रहूँगा। आपने कहा शुगर वीट मेडिसिन्स, मेरे लोगों के नाम लिए, मेरे कॉलीग्स के नाम लिए, अदालतें आज़ाद हैं, टेक देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, हमने मुकाबला किया अदालतों का, अदालत जब हम हुकूमत में नहीं थे तब, और इवन अब भी। अब मेरा सिर्फ ये है कि आपकी हमदर्दी तो आम पाकिस्तानी से होनी चाहिए। शुगर माफिया, वीट माफिया, ये आम आदमी पाकिस्तानी को निचोड़ रहे हैं ना, तो अभी आप बजाय इसके कार्टेल आप हमारा हिस्सा बने कि आए, अवाम के लिए बेहतरी चीनी नहीं मिल रही, गंदम लोगों को लूटा गया, हम पार्लियामान में जाएंगे, हम नैब रिफॉर्म्स करेंगे, हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशल रिफॉर्म्स, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि आम आदमी की तजलील हो रही है। वो कह रहे हैं आपके साथ काबीना में बैठे हुए हैं ये माफिया, लेना तो और एक्सपोज करें, तो मैं, हम, मेरा प्राइम मिनिस्टर तो उनको बार बार कह रहा है। अब जब बात आई ज्वाइंट सेशन कश्मीर पे, इन्होंने पेरोल की बात की, जब बात आई फैटफ की, इन्होंने कुछ और कहा। अब सवाल ये कि अभी भी टाइम है जी, आए मिलकर जुडिशल रिफॉर्म्स, अच्छी बात है, सारी चीजें करें और इसका हल ढूंढें। नंबर 1, ये मुझे एक चीज जो आज एकदम इनकी 4 दफा हुकूमत में एक रहे, 3 दफा दूसरे रहे, 7 दफा इक्तिदार में रहने वालों ने रिफॉर्म्स नहीं किए, 2 दफा नून को 2/3 मेजॉरिटी मिली, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। ये नैब के बारे में किसने कहा था ऑडिटर जनरल को कि लोगों की पगड़ियां ना उछाली जाएं? ठीक है जी। अब सवाल ये है कि अगर नैब के हवाले से आपके कोई कंसर्न्स हैं, द ओनली सोल्यूशन इज इन द पार्लियामेंट। अब उधर भी आप नहीं आते, आके 2 बातें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करके असेंबली से चले जाते हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हेडलाइन लगानी होती है। इस तरह काम नहीं चलेगा। ब्रेक ले लूं जी। अच्छा, आप जैसे वैसे इनको बुलाते हैं ना पार्लियामेंट में, लगता है कि ये आएंगे भी नहीं उस तरह से, जो बुलाने का तरीका है हुकूमत। क्या करें, गुलदस्ते पहनाएं, हार पहनाएं, होता है, कोई बैठा जाता है, कोई इनको इनवाइट किया जाता है, इनको लोगों ने वोट दिए कि असेंबली में जाएं और अपना रोल प्ले करें, हमसे नाज नखरे नहीं होते। इफ दे आर ऑनेस्ट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे नीड टू कम एंड कंट्रीब्यूट इन द पार्लियामेंट। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीक। अच्छा, शहरयार आफरीदी साहब, वज़ीर आज़म ने पहली मरतबा किसी को चोर, डाकू या माफिया नहीं कहा। पिछले 10 साल से वो यही बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं जब मैंने हाथ डाला तो सब इकट्ठे हो गए और पीडीएम बन गई। अब ये पीडीएम टूट फूट का शिकार है, आपने फिर इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी, फिर इकट्ठे हो गए, तो क्या करेंगे आप? देखें, मेरी तो ये इनके लिए दुआ है, रमज़ान का महीना है, कि जितने ये इकट्ठे हों उतना हमारे लिए बेहतर, इसलिए कि इनका मकसद एक है, अपने आप को बचाओ। मैं और वो पापा और बाप और ये चीजों में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरी बात सुने ना, बिगाड़ने वाला हम कौन है? आपने नवाज शरीफ को 15 जनवरी को लाना था, आप ले आए। इज्जत जिल्लत अल्लाह देता है। स्टाम्प पेपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे किसने भेजा था उनको? आपने उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया, कोई फर्क पड़ा उनको? देखिए मेरी बात, खुर्शीद शाह के अलावा हर ऑपोजिशन लीडर बाहर है, नवाज शरीफ भी आने वाले। यही मेरा सवाल है। यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट, और ये तमाम इदारों के लिए सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के लोग इक्वली ट्रीट हों। अगर इनके कोई कंसर्न्स है नैब के हवाले से, FIA के हवाले से, किसी इदारे के हवाले से, पार्लियामेंट इज द सोल्यूशन। कम कंट्रीब्यूट, प्ले और एक्टिव रोल इन द पार्लियामेंट। अच्छा मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी, आपकी कोशिशों का क्या नतीजा निकला? ये जो इतनी आपने एक्सरसाइज की, इसका क्या आपको? इंशाल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक।
सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून से कोई बालातर नहीं, जिनको हाथ लगाने से लोग कांपते थे, जिनकी बुरी हालत हो जाती थी। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है कि चाहे इमरान खान हो, चाहे वो किसी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो कैबिनेट का मेंबर हो। पीछे जाने से पहले अगर जरा ज्यादा तवज्जो आप इस मईशत को बेहतरी पे मजबूत करने पे दे देते, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज बनाने पे दे देते, आप फैसले वक्त पे करने दे देते, तो इन्होंने मुल्क के साथ किया जो इन्होंने मिलकर मुल्क के साथ किया, इस मुल्क के इक्तिसादियात के साथ किया। 2.5 सालों में हमसे तमाम जवाबात मांग रहे हैं जो 35 साल इक्तिदार में रहे। गिव अस सम टाइम। इतना बुरा किया, आप उनका वजीर खजाना ले आए, फिर उसके देखिए मेरी बात सुने, एक टीम का जो लीडर होता है ना और उसकी जो पॉलिसी होती है, जरूरी अब तारिक साहब को मैंने अभी क्या कहा है, ही सीम्स टू बी अ वेरी कल्चर्ड हाईली एजुकेटेड पर्सन। अब ये कहां पे है मैं इसको नहीं कह सकता उनकी जिम्मेदारी कहां पर है, जो वजीर आज़म इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मतलब नहीं कि नवाज शरीफ की टीम में सारे ही खुदा न खास्ता ऐसे हैं। 200 बंदे कहां हैं जो वजीर आज़म कहते थे इंतखाबी टीम में कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है। आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन पॉलिसी देखिए, रशियन इंडिया आइसोलेशन में चले गया, तालिबान, जो बाइडेन से पहले ट्रंप क्या कह रहा था, अब जो बाइडेन क्या कह रहा है, इंडिया रो रहा है इस वक्त, ईरान के साथ ताल्लुकात, सऊदी के साथ ताल्लुकात, यूएई के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात। देखें महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत बढ़ रही है, आवाम महंगाई से परेशान है, आपकी कोई बिल्कुल है, क्यों तवज्जो नहीं, मानते हैं महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट किधर था, कर्जे कितने लिए, हमने मजबूरन पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए वो सख्त पॉलिसीज ली। घर में जब आजमाइश आती है तो फिर सख्ती के दिन देखने पड़ते हैं। अब मेरे प्राइम मिनिस्टर की पहली प्रायोरिटी क्या है, इंशाल्लाह 6 महीनों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी फिर आपने 6 महीने की डेडलाइन दी है, जब से हुकूमत आई है डेडलाइन पे डेडलाइन ही आप दे रहे हैं और आवाम को घबराने से भी मना कर रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। अब रुपए किधर था किधर चला गया, अगेंस्ट डॉलर रुपए फायदा, महंगाई कम हो रही है, घरों पे आजमाइश आती है, लोग चीनी के लिए लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं, फिर भी नहीं मिल रही था कि ये माफिया के खिलाफ जंग जो है बड़ी लंबी है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। और आज भी हम कह रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले 5 साल 2023 से 28 भी इमरान खान के हैं। अच्छा। और ये लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे, महंगाई पे भी बात कीजिएगा। लेकिन सर जब से पीडीएम बनी थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ जेल चले गए और शायद एक आध उन्होंने पीडीएम का कोई इजलास अटेंड किया हो, और अब उनकी रिहाई का इम्कान है, तो पीडीएम इस वक्त टूट फूट का शिकार है। शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा जाता है मफाहमती आदमी है, जैसे कि जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह कहलाए जाते। तो अगर वो बाहर होते तो क्या ख्याल है कि हालात इस नौबत पर पहुंचते पीडीएम के? मैं इस सवाल के जवाब में 1 सेकंड में अभी आता हूं जी। मैं मोहतरम अफरीदी साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक शख्स ने खड़े होकर मिसा के मईशत की बात की थी, तब हालात नहीं बिगड़े थे। कहा था आओ एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, एक गरीब आदमी की बात करते हैं, एक तनख्वाहदार की बात करते हैं, और इस मुल्क में आम आवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल जिस तरह उस ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया गया, मैं नहीं बात करना चाहता। ठीक। दूसरी बात, कोरोना का इजलास हुआ, लोग मर रहे थे, हम उस इजलास में गुडविल में गए, गुड फेथ में गए, वजीर आजम की अना आड़े आ गई, वो इजलास को छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा मैं ऑपोजिशन से कोरोना पे भी बात नहीं करूंगा। अफरीदी साहब बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अब जब आप बात कर रहे हैं, हम किस मुंह से आपसे बात करें या आप किस मुंह से हमारे से बात करेंगे? और कौन सी पार्लियामेंट, मुंह नहीं देखे कौन सा फ्लोर, हम दर्दियां देखी जाती हैं, पार्लियामेंट जिसके ऊपर आपने गैर मुंतखब शुदा लोगों को मुसल्लत कर दिया है, वो पार्लियामेंट जहां पे शहजाद अकबर एडवाइजर है, वो पार्लियामेंट जहां बाबर अवान एडवाइजर है, जिनके चेहरों पर देखने का दिल प्राइम मिनिस्टर का, जो प्राइम मिनिस्टर जो टीम उतारे उनकी मर्जी है मेरा भाई। मुकम्मल कर लूं मैं आपकी बात, पीडीएम पे भी बात कर मुकम्मल कर लेने दीजिए। जब भी बात हुई हमने एक अच्छा स्टांस लिया, मगर आपके लोगों को वजीर आजम ने कहा कि तुम लोग बुज़दिल डरपोक हो, तुम लोग चोर चोर के नारे नहीं लगाते, तुम इसके एग्रीवेट करो सिचुएशन को। वो वक्त गुजर चुका है, यू मिस द ट्रेन। अब कोई बातचीत नहीं होगी। और पार्लियामेंट को शहबाज शरीफ अगर बाहर होते तो पीडीएम की ये हालत होती, क्योंकि बहुत इख्तिलाफ है। मरियम नवाज ने जो बयान दिए थे खास तौर पे, सर पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच में किस जब गिलानी साहब ऑपोजिशन लीडर बने अता साहब, तो फिर मरियम नवाज ने जो बयान दिए कि बाप से वोट ले लिया गया और बाप को बाप बना लिया गया, और फिर उनको एतराज पीपल्स पार्टी को शायद खाकान अब्बासी के शो कॉज नोटिस में, जिसको आप वजाहती बयान कह रहे हैं, उन सब पर है, और कहा जा रहा है
वो भी मरियम नवाज के कहने पे दिया गया। तो शहबाज शरीफ बाहर होते तो ये नौबत होती या कुछ मैच्योर बातचीत होती? पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के बेल का जो ऐलान हुआ हाई कोर्ट की तरफ से और आज 4 दिन बाद उस पे डाइसेंटिंग नोट आया है, बड़ा हैरानकुन, बड़ा तशवीशनाक है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 जजेस एक फैसला अनाउंस करें और 4 दिन बाद ये मामला हो जाए। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि 4 दिन का इंतजार क्यों किया गया। उसी दिन कहते कि जी मुझे डाइसेंट सवाल मेरा कुछ और मैं था। ये फैसला नहीं देना चाहता। नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं कुछ हकायक है ना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी मेरिट पे बेल होती है, 4 दिन बाद ये मामला हो जाता है। तो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लिखा गया कि बेल अलाउड। तो ये 4 दिन खामोशी क्यों थी? ये 4 दिन किस चीज में गुजरे कि एकदम से डाइसेंट नोट आया और उस डाइसेंट नोट में जितने पॉइंट्स हैं किसी एक के साथ कोई जुडिशियल ऑर्डर, कोई अथॉरिटी, कोई प्रेसिडेंट नहीं लगा हुआ। तो ये बड़ा हैरानकुन है और हम तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। देखिए बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर भी होते तो मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा एहतराम है, मगर जिस तरीके से पास कॉन्डक्ट रहा है, हमारा वोटर हमें सवाल करता है। हम गली मोहल्लों में जाते हैं, लोग हमें पूछते हैं कि जब खुर्शीद शाह का स्पीकर का इलेक्शन था आपने वोट दिए, मगर शहबाज शरीफ और इमरान खान के वजीर आजम के इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया। लोग पूछते हैं कि जब बाप के साथ मिलके इन्होंने बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत गिराई, आप क्यों चुप रहे? लोग पूछते हैं कि जब रजा रबानी को आपने चेयरमैन सेनेट के लिए प्रपोज किया, तो उन्होंने संजरानी के साथ मिलके मांडवी वाला को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया, आप तब चुप रहे। लोग पूछते हैं कि जब आपने 83 वोट अपने दिए, 83 वोट दिए यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनाने के लिए, और जब अपोजिशन लीडर की बारी आई तो आपसे पूछे बगैर ये चले गए। लोग हमें ये सवाल करते हैं, हम कोई सोशल सर्विस नहीं है, हम कोई एनजीओ नहीं है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम कब तक ये बर्दाश्त करते? मुझे आप बताइए। कोई भी होता तो इन बातों का जवाब देना जरूरी था। अब गैर मशरूत माफी की डिमांड की है आपसे, तो क्या नून लीग के जो सीनियर क़यादत है या मरियम नवाज या शाहिद खाकान अब्बासी माफी मांगने को तैयार हैं आप, ताकि पीडीएम दोबारा बहाल हो सके? मैं एक ऑफर करता हूँ जी, बिलावल साहब माजी की इन तमाम गलतियों पे माफी मांग ले, हम भी माफी मांग ले। तो ये तो माफी की बड़ी कड़ी सख्त शराइत दोनों तरफ से रखी जा रही है। डस्टबिन में फेंका गया था सर, वो दिया गया था, फिर उन्होंने कहा शो कॉज नहीं, वजाहती नोटिस है ये, उन्होंने माफी मांगी। और जो एक और बात जो अभी फाड़ दिया गया था डस्टबिन में फेंक अभी जो शरियार अफरीदी साहब फरमा रहे थे। ठीक, चौधरी मंजूर साहब, सर पहले ये बताएं कि आपने कहा कि शाहिद खाकान, जी जल्दी से जरा, जो शरियार अफरीदी साहब फरमा रहे थे, देखिए इस मुल्क में अब सिर्फ 2 बंदे रह गए जो वजीर खजाना नहीं बने, एक इसाक डार और दूसरा शौकत अजीज। बाकी सबको आजमा लिया गया है। पीपल्स पार्टी के 2 वज़राए खजाना को लगाया गया है। या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तब ठीक थी या आप अब गलत है? मतलब है कि उनकी पॉलिसी तब ठीक थी। ठीक, चौधरी मंजूर साहब, आपने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल नून लीग, मुस्लिम लीग लंदन के सियासी टारगेट किलर्स हैं और इन्होंने पीडीएम की सियासी टारगेट किलिंग की है। सर, इस टारगेट किलिंग के बाद पीडीएम फौत हो गई है या वेंटिलेटर पे है? नहीं, देखिए हमने उनको कहा था बड़ा गैर मशरूत तौर पर कि वो माफ़ी मांगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने माफ़ी तो मांग दी है। सवाल ये है कि नहीं, अभी देखें ना, वो शोकस नोटिस वापस लें। जो हमारी पूरी डिमांड थी वो अभी पूरी नहीं हुई। हम सियासी लोग हैं, हम कोई जाती लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। सर, कौन माफी मांगे? ना तो किसी की जुबान काटी है। सर, ये बात सुन ले, मौलाना साहब मांगे, मरियम नवाज या शाहिद खाकान अब्बासी, जरा क्लियर कर दें। उन्हें वो उनकी हैसियत क्या है कि हम कोई एयर ब्लू के मुलाजम हैं कि हमें कोई शोकस नोटिस देगा? या पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में किसी इत्तेहाद के अंदर किसी जगह पे शोकाज नोटिस हो, इत्तेहाद तो रजा कराना होते हैं। ये क्लिप बहुत चलेगा। तो आप कोई शोकाज नोटिस को मतहतों को देते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमने कभी किसी की मियां नवाज शरीफ की या मियां शहबाज शरीफ की जुबान काटी है और फिर कभी जुबान काटने वालों को सेनेट का टिकट दिया है? हमने कभी काला कोट पहन के इनके खिलाफ गए हैं अदालत के अंदर? हम कभी ख्वाजा आसफ बनकर इफ्तिखार चौधरी की अदालत में गए? हम कभी नहीं गए। और उसूल क्या है अपोजिशन लीडर का? उसूल ये है, सिंपल उसूल है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका होगा
कि पंजाब में ये हैं तो हमजा शहबाज है, नेशनल में ये हैं तो वो है, सेनेट के अंदर पहले ये थे तो ख्वाजा वो राजा जफरुल हक थे, केपी में मौलाना है तो उनके भाई हैं, सिंध के अंदर पीटीआई तो पीटीआई है, बलूचिस्तान के अंदर मौलाना है तो उनके भाई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जब नाम आएगा तो फिर नहीं। अब इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है पीटीआई की बजाय पीपल्स पार्टी के साथ। क्यों की है अब मैं वो भी आपको बता दूं। इसलिए की है कि हमारा नजरिया दुरुस्त साबित हो रहा था। हमने कहा कि आप सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें, ये बाइकाट करने बैठे थे, ले लिया, हम कामयाब हो गए। जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लें, हमने एक्सपोज कर दिया 2018 का इलेक्शन, वो भी ठीक हो गया। ये कहते थे अदम इत्तेमाद का नाम लिया, हमें नंबर बताएं, हमने नंबर बता दिए। आपने कोई मुफ्त में वोट नहीं दिए, हमने भी आपकी खातून को वोट दिए हैं। तो ये ना करें। और एक ऐसे शख्स को आप लोगों को गुस्सा आया, मुझे अपनी जाती राय बताएं। एक मिनट जरा सर, अपनी एक मिनट जरा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस में, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस में जो बंदा वकील है, उसको ही अपोजिशन लीडर जो पहली बार गया है, जिसे ये भी नहीं पता होगा कि पार्लियामेंट्री नॉर्म्स क्या हैं। अब्बासी अफरीदी साहब, मैं भी जब फर्स्ट टाइमर था तो मुझे भी साल नहीं पता चला था, तो आपको भी नहीं पता चला होगा। बहुत सारी पार्लियामेंट्री ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका आपको अंदर जाकर पता चलता है। आपकी बात ठीक है, आपके पास सीनियर बंदे थे, लेकिन चूंकि वो गुस्सा किया, एक बात का गुस्सा किया। गुस्सा क्या है, जब आसफ जरदारी साहब ने एक बात के जवाब में बात कही जी, बात क्या कही कि मियां नवाज शरीफ ने कहा जिसने पार्लियामेंट का रास्ता लेना है वो हमारा कंधा इस्तेमाल ना करे, उनके रास्ते जुदा हैं, हमारे रास्ते जुदा हैं। जो पार्लियामेंट में रहना चाहता है वो रहे, हम नहीं रहना चाहते। तो ये अब देन इस्तीफे। ये जो लाहौर के काउंसलर हुए ना, काउंसलर जो बहाल हुए, उनमें से किसी काउंसलर मुझे ये बता दे, बाप को वोट दे के वैसे आपने ठीक किया, उनसे बाप से वोट लेके आपकी जाती राय क्या है? बाप से कोई वोट नहीं, वो पारस ये गलत और झूठा प्रोपेगेंडा है। बात सुन ले आप अपना सवाल मुकम्मल कर दे, मुझे जवाब देने दे सवाल का। उन 5 लोगों ने दिलावर खान की क़यादत में, जो नून लीग का सेनेटर था, उनकी क़यादत में अलहदा सीटों के लिए, अपोजिशन के बेंचों के लिए एप्लीकेशन दे दी है। वो कोई बाप के नहीं है, वो आजाद है। और ये ले ले तो ठीक है, बाकी कोई ले ले तो ठीक नहीं है। 3 बार इनके पास 2/3 अक्सरियत रही। बताएं को प्रो पीपल रिफॉर्म्स किए हों। सर ठीक है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीडीपी की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, मेरा एक चॉइस आपसे क्वेश्चन है। चॉइस साहब, कुछ लोग कहते हैं कि जी पीडीएम फौत हो गई, कुछ कहते हैं तलाक हो गई। अगर ये तलाक हुई है तो रुजू और हलाला होगा, इसमें बहाली का इम्कान है? नहीं, अभी तलाक नहीं हुई। पहली तलाक हमने दी है, उसके बाद रुजू हो सकता है, मान ली जाए। लेकिन चौधरी मजूर साहब, एक बात जरा और क्लियर कर दें। हमने एमकेएम लंदन का नाम सुना था सर, ये मुस्लिम लीग लंदन जो है ये कब कायम हुई है सर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? और ये एक पेज पे है मुस्लिम लीग लंदन और पाकिस्तान, ये अलग अलग पेज पे हैं। आपको वाज़ेह पॉलिसी नजर, मुझे चलो मेरा आपसे काउंटर एक क्वेश्चन। शहबाज शरीफ को रिप्रेजेंट आपने भी कहा, लेकिन मैं डेट मेंशन कर देता हूं। मैं डेट मेंशन कर देता हूं, 20 तारीख को। जी सर, 20 सितंबर को मैं डेट मेंशन कर देता हूं। 20 सितंबर को बनी पीडीएम, 28 सितंबर को शहबाज शरीफ जेल चले गए। 6 अप्रैल को पीडीएम तोड़ दी गई। ये जो सियासी टारगेट किलर्स हैं मुस्लिम लीग लंदन के, उन्होंने, और 14 को उनकी बेल हो जाती है। चलें ठीक। अच्छा सर, अगर शहबाज शरीफ बाहर आते हैं, रिहा हो जाते हैं, चौधरी मंजूर साहब एक आखिरी मुझे बात बता दीजिएगा, तो आपको लगता है कि हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो सकते हैं सर? कुछ मामलात बेहतर होंगे? पॉलिसी शिफ्ट आएगा, वो भी पार्लियामेंट के अंदर रहना। मतलब मुस्लिम लीग नून की सियासत में आप समझते हैं कि ठहराव आने का इम्कान है शहबाज शरीफ अगर बाहर आते हैं? मेरा ख्याल है वो पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते हैं। बाकी भी कोई इस्तीफा नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बनाना होता है। साहब आप बात अपनी मुकम्मल कर लें सर। बयानिए पे लड़ाई करते हैं जी, किसी ज़ाब्तों पे लड़ाई नहीं करते सर। वो पता है आपको, 2 बयानियां बस चलते हैं, जो मर्जी हार जाए। जी प्लीज अता तारड़ साहब लास्ट कमेंट कर दें आप। मैं 2 बातें ये करना चाह रहा था कि 4 बाप के मेंबर इनके पास हैं, सेनेट में मेजॉरिटी है, आ जाएं, कल नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, अपना चेयरमैन सेनेट बिठा दें, हम इसके लिए तैयार हैं, आए बात करें। और दूसरी बात ये कि आजम नजीर तारड़ कभी भी बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में वकील नहीं थे। आपने 4 लोगों को नॉमिनेट किया, परवेज इलाही साहब को किया, परवेज मुशर्रफ साहब को किया, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को किया।
आजम तारड़ आपके एफआईआर में नॉमिनेटेड नहीं थे, वो पुलिस अफसरान के वकील थे। ये फैक्ट्स को हम डिस्टॉर्ट ना करें। और आखिरी बात ये है कि मुझे मैंने कब कहा कि नजर आता है आजम तारड़ टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए और ये मसले मेरे सवाल के जवाब तारड़ साहब ने नहीं दिया। मेरा सारे मसले जो हैं अता तारड़ साहब, आप मरियम बहन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हमजा शहबाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, और सारे मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं और एक ही है, वो कहते हैं कोई दो ग्रुप नहीं है। चलिए जी, वो सेफ है, दोनों को ही करते हैं। अता तारड़ साहब, चौधरी मजदूर साहब और शहरियार आफिदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।